स्वागत है हमारे यूट्यूब कलानुसार में। तो आज जानेंगे केमिस्ट्री के पहला पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले दिन हमने बता दिए थे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे निकले हुए थे। आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के पार्ट 1 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड है या बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए यहाँ आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन जाने। CAO का सामान्य नाम क्या है? CAO का सामान्य नाम क्या है? CAO का सामान्य नाम चुना पत्थर है। CAO का सामान्य नाम चुना पत्थर है। इसका CAO का मतलब होता है CAO का कार्बन ऑक्साइड। CAO का मतलब होता है कार्बन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। यह एसिड को उदासीन कर देता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। यह एसिड को उदासीन कर देता है। इसका अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादकों को किन किन भौतिक अवस्था में दर्शाया जाता है? किन किन भौतिक अवस्था में दर्शाया जाता है? तो इसमें उत्तर में दिया हुआ है कि ठोस जिसे संकेत में एस लिख सकते हैं, द्रव जिसे गंश में आई लिख सकते हैं, गैस जिसे जे से दर्शाया जाता है, और जलीय विलयन जिसे एक्यू से दर्शाया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिवर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? क्या होता है जब मैग्नीशियम रिवर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? जब मैग्नीशियम रिवर को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो कुछ उसका परिणाम आएगा। उस परिणाम को बताना है इसमें लिखा हुआ है। यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिवर को जलाएंगे तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर में दिया हुआ है, श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती है, यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब कि श्वसन क्रिया जो है हमारी कोशिकाओं को नियंत्रण करता है, और यह जो भोजन होता है वो उसे कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदलता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसके आगे क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक बनाता है। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण लिखना है, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका संतुलित समीकरण है C+O2 बराबर CO2। इसमें कार्बन एक है, इस साइड में कार्बन एक है और ऑक्सीजन भी एक है। कार्बन बराबर 1, ऑक्सीजन बराबर 1, और इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी एक है, कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। फिर ये एक है तो गुना 1 गुना 2, ये 2 हो गया। अगला क्वेश्चन, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है? क्यों? थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है। इससे अचानक उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। इससे अचानक एक उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है, और थैले में रखे पदार्थ की विकृत गंधित नहीं होती। जब थैले में कोई पदार्थ रखा जाता है तो उसमें एक अचानक नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है, और थैले में रखे पदार्थ की विकृत गंधित नहीं होती, यानी गंधयुक्त नहीं होती। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन में उनमें कौन से गुण आ जाते हैं? वे विकृत गंधित हो जाते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों उपचयन जो होता है उसमें गुण आ जाता है, विकृत गंधित हो जाते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य
सामग्रियों के अपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताइए। पहला है वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी बर्तन में रखने के लिए उपचयन की गति हो जाती है। दूसरा का है थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। थैले से जब ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, थैले से जब ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है तो उसमें उपचयन की संभावना अधिक खत्म हो जाती है, अधिक से अधिक खत्म हो जाती है। उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस पर एक परिभाषा बन सकता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें परिभाषा आराम से बन जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये आसान तरीका है। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसके आगे को जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, दूध गाय या भैंस से मिलती है, उसे दही में बदलने के लिए कुछ उसमें डाला जाता है तब जाकर दही बनती है। इसके आगे वाला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वो था अभिक्रिया, ये है समीकरण। वो था अभिक्रिया, ये है समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी अभिकारकों को संकेतों यानी संकेत मतलब सूत्र, जैसे ए हाइड्रोजन हो गया H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, ये सब क्या है? संकेत है अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। सूत्र यही सूत्र है, संकेत यही है, व्यक्त किया जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 2H+O अभिक्रिया करने के बाद बनाता है H2O, मतलब कि हाइड्रोजन 2 को मिलकर ऑक्सीजन 1 मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? रासायनिक समीकरण के बाद अब रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, पहला अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक का कार्य है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। इसमें ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। ये अभिकारक और ये उत्पाद। अगला क्वेश्चन है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आंसर दिया हुआ है तीर के बाईं ओर। बाईं ओर ये हो गया, तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान न हो, यानी सभी परमाणु एक दूसरे के बराबर न हो, तब रासायनिक समीकरण असंतुलित हो जाता है। जैसे इसमें मैग्नीशियम 2 को है, मैग्नीशियम कितने हैं? मैग्नीशियम बराबर 2, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, और इस साइड मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 ही है। इसमें मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है, और इसमें मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, यानी दोनों की संख्या बराबर नहीं, इसलिए यह असंतुलित है। अगर यही रहता, जैसे इसमें देखिए यहाँ दर्शाया है, हम बता दें पहले, इसमें मैग्नीशियम कितना है? अभिकारक में मैग्नीशियम 2 है, उत्पाद में मैग्नीशियम 1 ही है। ऑक्सीजन, अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है, जिसके कारण यह समीकरण असंतुलित है। अगर यहाँ 2 रहता, अगर यहाँ भी 2 रहता, यहाँ भी 2 रहता तो यह असंतुलित होता। अगर यहाँ 1 रहता, यहाँ 1 रहता तो तब जाकर संतुलित होता। ये घटता, अगर ये घट जाता तो संतुलित रहता, अगर ये बढ़ जाता तो संतुलित रहता। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? अब बात है यौगिक किसे कहते हैं, तो इसमें आंसर दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 परमाणुओं के मेल से जब एक पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे यौगिक कहते हैं, एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। लेकिन यह हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे
हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम टेट्राऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा के आधार पर, इसमें ऊष्मा के आधार पर बढ़ना है। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, दूसरा होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके आगे क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N+O2 अभिक्रिया करने बनाता है NO2, इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। अब आगे आया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसको उदाहरण भी देना है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 अभिक्रिया का नाम है CO2। कार्बन प्लस एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है। आगे क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है उदाहरण 2Mg, मतलब कि दो मैग्नीशियम, 2Mg मतलब दो मैग्नीशियम प्लस तो प्लस और दो ऑक्सीजन, अभिक्रिया करने पर क्या बना है? 2MgO, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड 2MgO को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस दोनों के बदला यहाँ लगा दिया गया है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो पदार्थ है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट करना है। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं हैं। जैसे अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। मतलब कि अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वृद्धि मतलब बढ़ता है, और अपचयन में ऑक्सीजन की ह्रास मतलब घटता है। इसके अगले क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। इस तत्व का समग्र अभिक्रिया लिखिए। समझे है? इस तत्व X एवं उस काले रंग का यौगिक का नाम बताना है। इस X तत्व है जो कॉपर है और उस काले रंग का यौगिक का नाम है कॉपर ऑक्साइड। ये समीकरण हो गया दो का। संरक्षण क्या है? धातु को संरक्षित होने से बचाने के लिए तीन विधियों का नाम लिखें। तीन विधियों का नाम लिखें। खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु धातु से अभिक्रिया कर पदार्थ बना लेती है, जिसे धातु का क्षय होने लगता है। इस परिघटना को संरक्षण कहते हैं। धातु को संरक्षण से बचाने के लिए इसे तीन विधि से बचाया जाता है। धातु को संरक्षण से बचाने के लिए इसे तीन विधि से बचाया जाता है। पहला है जस्तीकरण है, दूसरा है पेंट करके, तीसरा है तेल एवं ग्रीस लगाकर। तेल या ग्रीस लगा दिए उसमें, जैसे लोहा को ही ले लीजिए, लोहा ही ले लीजिए। लोहा पर अगर जस्ता चढ़ा दिया जाए तो उसमें जंग नहीं लगेगा। पेंट कर दिया जाए तो उसमें जंग नहीं लगेगा। तेल या ग्रीस लगा दिया जाए तो उसमें जंग नहीं लगेगा। रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित किया जाता है? रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक संरक्षण समीकरण को संतुष्ट किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुष्ट किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुष्ट क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुष्ट किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुष्ट किया जाता है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम लीवर को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम लीवर को साफ क्यों किया जाता है? यह क्वेश्चन बार बार पूछता है बोर्ड में, इसे ध्यान में रखा जाए। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम लीवर को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपरी सतह से धूल कर हट जाए, जिससे इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम लीवर, मतलब कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम लीवर के ऊपर इसके सतह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि यह वायु के संपर्क में आ सके। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है। वह अभिक्रिया जो, इसमें एक परिभाषा आ सकता है, अपकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें
किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होता है उसे अपवरण अभिक्रिया कहते हैं। तापीय वियोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, तापीय वियोजन क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित होता है उसे तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को यह सुविधा मिल सके।